ऋषि जब झनक से मिलने आया तो उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने झनक को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा और कुछ पैसे आगे बढ़ा दिए, लेकिन झनक ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने दृढ़ता से कहा कि उसने यह सब किसी इनाम या पैसे की उम्मीद में नहीं किया। ऋषि ने समझाने की कोशिश की कि उसकी मंशा सिर्फ सहायता करने की थी, न कि उसे छोटा महसूस कराने की। इस पर झनक ने गर्व से सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि वह एक दिन मंत्री बनेगी। ऋषि को उसका आत्मविश्वास अच्छा तो लगा, लेकिन उसने चुटकी लेते हुए झनक के गांव का मजाक उड़ाया, जिससे झनक को थोड़ी नाराजगी हुई। उसने ऋषि से वहां से चले जाने को कहा। ऋषि ने जाते जाते कहा कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वह बेहिचक उसे बुला सकती है। झनक ने भी थोड़ी नरमी दिखाते हुए सिर हिला दिया। ऋषि मन ही मन सोचता रहा कि कैसे उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे एक नए मोड़ पर आ गया है। पहले जो अनजान थे, अब वो एक दूसरे के लिए खड़े होने लगे हैं। पर ठीक उसी वक्त गांव के कुछ लोग धामू के नेतृत्व में वहां आ पहुंचे। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। झनक ने तुरंत स्थिति को भांप लिया और साहस दिखाते हुए उन सबके सामने आ खड़ी हुई। उसने सबको चेतावनी दी कि ऋषि को कोई नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि वह निर्दोष है। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। लेकिन मंगल ने सवाल उठाया कि क्या उसने ऋषि के लिए गांव के नियमों को तोड़ दिया है? क्या उसे अब अपने फैसलों का परिणाम भुगतना चाहिए? कुछ लोग चुपचाप ऋषि को पकड़ कर ले गए और झनक उस दृश्य को असहाय नजरों से देखती रही। धामू अब और ज्यादा क्रोधित था। उसने नूतन से तीखे शब्दों में बात की और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उसका मानना था कि नूतन ने जानबूझकर झनक को ऋषि के पास भेजा ताकि वो उसे बचा सके। मंगल ने भी धामू का समर्थन करते हुए कहा कि नूतन की वजह से ही गांव की मर्यादा पर सवाल उठे हैं। इस पूरे तनावपूर्ण माहौल में झनक ने स्थिति को हल्का करने के लिए नकली शादी का जिक्र कर दिया, ताकि थोड़ी मुस्कान फैल सके। लेकिन ऋषि ने उसे तुरंत डांटते हुए कहा कि इस समय मजाक करने का कोई मतलब नहीं है। यह कोई हल्की बात नहीं है और उसका मजाक सब कुछ और बिगाड़ सकता है। मंगल ने ऋषि पर फिर से उंगली उठाई और कहा कि एक बाहरी व्यक्ति गांव की मर्यादा को कैसे चुनौती दे सकता है। उसने नूतन के फैसलों पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया, लेकिन नूतन ने शांति से अपना पक्ष रखा। उसने कहा कि उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है और वह जानती है कि झनक कुछ गलत नहीं करेगी। वीर, जो पहले से ही इस विवाह को लेकर उत्तेजित था, ने जोर देकर कहा कि शादी आज ही होनी चाहिए ताकि सबका शक खत्म हो जाए और गांव की इज्जत बनी रहे। ऋषि ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन नूतन झनक के साथ खड़ी रही। उसने कहा कि अगर झनक का फैसला यही है तो वह उसके साथ है। धामू ने फिर से नूतन की बातों को खारिज करते हुए कहा कि औरतों की बातें मानकर ही गांव की दुर्दशा होती है। तभी बुआ सामने आई और झनक को नाजायज कहकर पुकारा। उसने नूतन पर भी इल्जाम लगाया कि वह गांव की बदनामी की जड़ है। झनक से यह सहा नहीं गया और उसने गुस्से से अपनी मां का बचाव किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में आग। उसने बुआ को कड़ा जवाब देते हुए चुप करा दिया और साफ कहा कि उसकी मां ने हमेशा सही किया है, भले ही लोग उसे गलत समझते रहें। नूतन ने झनक के गुस्से को शांत करते हुए कहा कि उसे किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जो जैसा सोचता है वैसे ही सोचता रहेगा। धामू ने उस पुराने समय की याद दिलाई जब अनिरुद्ध के जाने के बाद नूतन टूट गई थी और वही गांव वाले थे जिन्होंने उसे सहारा दिया था। लेकिन अब वह उसी गांव के नियमों का उल्लंघन कर रही है। कंका भी सामने आई और नूतन पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर ऋषि को झनक के साथ फंसा रही है। उसने कहा कि यह पूरी योजना पहले से ही बनाई गई थी और अब नूतन गांव के सम्मान को दांव पर लगा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में झनक बिल्कुल खामोश खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में लाचारी और आग दोनों झलक रहे थे। उसकी स्थिति उस पल एक ऐसी लड़की की थी जो सही के लिए लड़ रही थी, लेकिन हर तरफ से उंगलियां उसी पर उठ रही थीं। ऋषि को गांव के लोग ले जा चुके थे और उसके दिल में हलचल थी कि कैसे सब कुछ इतनी जल्दी बिखरता जा रहा है।
नूतन को भी अब एहसास हो गया था कि अगर वह झनक के साथ नहीं खड़ी रही तो वह सब कुछ खो देगी। लेकिन धामू और कंका जैसे लोग गांव की एकता और मर्यादा की आड़ में अपनी ही बातें मनवाने पर अड़े थे। इस सारे झगड़े और आरोप प्रत्यारोपों के बीच झनक और ऋषि का रिश्ता अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। न कोई रास्ता साफ था और न कोई समाधान आसान। जो कुछ भी अब होगा वह न केवल उनके रिश्ते की दिशा तय करेगा बल्कि गांव की सोच और परंपराओं को भी एक नई दिशा देगा। अदिति ऋषि की खामोशी से बेचैन होती जा रही थी। उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे जिनका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। वह बार बार उसका नंबर डायल कर रही थी लेकिन हर बार फोन बिना जवाब के कट जाता। अंजना ने उसे समझाया कि शायद ऋषि किसी काम में व्यस्त होगा, मगर अदिति का मन नहीं मान रहा था। बबलू ने भी पूछा कि क्या उसने ऋषि के परिवार से बात की है, लेकिन अदिति ने उदासी भरे स्वर में कहा कि अभी तक किसी से कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। पुतुल, जो अब तक शांत बैठी थी, अचानक फट पड़ी। उसने सभी पर गुस्सा निकाला और कहा कि अगर सबको सच में ऋषि की चिंता होती तो वे अब तक उसकी तलाश शुरू कर चुके होते। अभिमन्यु ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और बताया कि उन्होंने कई बार कॉल किया पर कोई उत्तर नहीं मिला। इंदुमती ने इस बहस के बीच पुतुल के इरादों पर सवाल उठाते हुए ताना मारा कि शायद वह जानबूझकर ऐसा नाटक कर रही है। यह सुनकर अदिति और भी विचलित हो गई। उसने दोबारा फोन मिलाया लेकिन स्थिति जस की तस रही। अभिमन्यु ने फोन हाथ में लेकर कहा कि अब तक कोई संपर्क नहीं हो पाया है और उसे लगता है कि ऋषि कहीं खतरे में है। उन्होंने डीआईजी से संपर्क करने की भी कोशिश की लेकिन वहां से भी कोई उत्तर नहीं आया। पूरे घर में तनाव का माहौल था। हर कोई किसी न किसी अंदाज में चिंतित था, मगर सबसे ज्यादा बेचैनी अदिति के चेहरे पर साफ झलक रही थी। उधर गांव में ऋषि को वापस लाया गया और वह झनक को ही सब कुछ के लिए दोषी ठहराने लगा। उसके शब्दों में नाराजगी और पीड़ा दोनों थीं। नूतन इस बार भी चुप नहीं रही। उसने ऋषि का बचाव करते हुए गांव वालों से कहा कि शहर में उसकी सगाई हो चुकी है और वो यहाँ शादी करने नहीं आया था। मगर धामू ने रीति रिवाजों की दुहाई दी और कहा कि नियमों के मुताबिक अगर दोनों ने गांव की मर्यादा को लांघा है तो उन्हें 2 घंटे के भीतर मंदिर में आकर विवाह करना होगा। ऋषि इस फैसले से हैरान रह गया, लेकिन झनक ने चुपचाप हामी भर दी। उसकी सहमति सुनकर सभी अवाक रह गए, खासकर ऋषि, जिसने झनक को तुरंत टोका और कहा कि वह कई जिंदगियां बर्बाद कर रही है। गुस्से में वह वहां से चला गया। उसके पीछे कई सवाल और अधूरी बातें रह गईं। कंका ने इस मौके को भी नहीं छोड़ा। उसने झनक का मजाक उड़ाया और कहा कि कितनी भाग्यशाली है वो जो शहर के लड़के से शादी करने जा रही है। मगर झनक ने गंभीरता से जवाब दिया कि यह शादी कोई प्रेम विवाह नहीं बल्कि सिर्फ एक समझौता है, एक जिम्मेदारी जिसे वह मजबूरी में निभा रही है। शहर में इस वक्त हालात कुछ और ही रूप ले रहे थे। अदिति अभी भी बेचैन थी। तभी अर्शी ने उसे अलग ले जाकर कहा कि अब उसे ऋषि को छोड़ देना चाहिए। उसकी बातों में ईर्ष्या और स्वार्थ दोनों झलक रहे थे। लेकिन तभी अनिरुद्ध आ गया और बीच में हस्तक्षेप किया। उसने अर्शी की बातों को काटते हुए अदिति को भावनात्मक सहारा देने की कोशिश की। इसी दौरान डीआईजी का फोन आया। अदिति ने राहत की सांस ली लेकिन जल्द ही उसका चेहरा फिर से तनावग्रस्त हो गया जब डीआईजी ने सिर्फ इतना कहा कि ऋषि सुरक्षित है, मगर उसकी आवाज में विश्वास की कमी साफ महसूस की जा सकती थी। अदिति को शक हुआ कि उसे कुछ छुपाया जा रहा है। अभिमन्यु और पायल ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पुतुल को डीआईजी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने खुलकर कहा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और वे सबके सामने आधा सच छिपा रहे हैं। इस असमंजस और चिंता के माहौल में सब लोग एक अनजान डर के साए में जी रहे थे। इस तनाव से दूर ईशानी ने पीहू से मिलने का फैसला किया, जो अभी तक ठीक नहीं हुई थी। जैसे ही वह कमरे में पहुंची, पीहू ने उसे देखकर अपना चेहरा फेर लिया। ईशानी ने धीरे से बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन पीहू भड़क उठी। उसकी नाराजगी साफ थी। उसने सीधे सीधे इशारा किया कि कहीं न कहीं ईशानी का अतीत जीत से जुड़ा है।
उसने यह भी कहा कि शायद ईशानी जानबूझकर उसकी जिंदगी में फिर से आने की कोशिश कर रही है। राज दीदी ने तुरंत पीहू का पक्ष लिया और ईशानी को संयम बरतने की सलाह दी। ईशानी ने अपनी सफाई दी और कहा कि उसका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वह अब कुछ नहीं छुपा रही। लेकिन फिर भी उसके मन में जीत के इरादों को लेकर शक बना हुआ था। वह जानती थी कि जीत कभी कभी अपनी हदें पार कर जाता है और वह नहीं चाहती थी कि कोई और उसकी वजह से टूटे। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए थे कि कोई किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं था।